Okay, great. Just let me share the screen, please. सर सैयद अहमद खान के बारे में आज हम तमाम चीज़ें समझते हैं। दिल्ली में पैदा होते हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि सर सैयद को हम जो है वो सारी की सारी चीज़ें वो जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रही। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा होता है। डेट्स सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो 1817 में पैदा होने वाले ये सर सैयद जो हैं वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं टू नेशन थ्योरी के नाम से, जो तहलका मचा देता है। अक्टूबर का महीना था 1817। चूंकि रिसेंट डेट्स हैं एज कंपेयर टू द अदर हिस्ट्रीज, तो यहाँ पे डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 17 अक्टूबर 1817 की तारीख को पैदा होते हैं। इनकी वफात की बात कर लें, ये महीना जो चल रहा है मार्च का महीना 1898, इसी महीने में इनकी डेथ होती है 27 मार्च। सर सैयद अहमद खान की नेशनैलिटी की बात कर लें, इंडियन थे, लेकिन इंडियन मुस्लिम थे। मानो फिलोसफर कहा जाता है, फिलोसफर थे, रिफॉर्मर थे, और वो सब कुछ जो चेंज लाने का सोच सकता है, ऐसा ही कुछ ख्वाब रखते थे सर सैयद अहमद खान कि मैं ऐसी चीजों को तब्दील करूंगा, बदलूंगा। लेकिन ये सारे का सारा ख्वाब ऐसा नहीं था कि पहले दिन से था। सर सैयद डे फर्स्ट से ये चाहते थे कि हमें जो है वो मुझे इन तमाम चीजों को चेंज करना है। ये चेंज करने का सिलसिला तो कहीं बाद में शुरू होता है। उससे पहले सर सैयद इस ख्याल के हामी थे कि भाई दोनों को, मुसलमानों को और हिंदुओं को यूनाइटेड, एक जैसा इकट्ठा रह के काम करना है। लेकिन बाद में सर सैयद जो हैं वो इनके आइडियाज और तसव्वुरात इतने बदले कि इनको फादर कहा जाता है, मानो बाप कहा जाता है टू नेशन थ्योरी का। अब फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी का क्या मतलब है? एक तसव्वुर दिया जाता है, कहा जाता है कि बरसगीर पाक व हिंद में रहने वाली दो कौमें आबाद हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 99% लोग अपने इंटरव्यूज में फेल कर देते हैं ढंग से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी के बरसगीर के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो एक सेपरेट कौम है, वो हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते। तो इसलिए जब ये यहाँ से ब्रिटिश जाएं तो तकसीम करके जाएं। ये बातें वो हैं जो आज तक आपने किताबों में पढ़ी। टू नेशन थ्योरी से एक बात ये समझ में आती है, 1971 में जब ढाका बांग्लादेश अलहदा हो जाता है, तो हिस्टोरियंस क्वेश्चन करते हैं कि तब ये टू नेशन थ्योरी कहाँ थी, तब इसने क्यों दोनों पाकिस्तान के दोनों टुकड़ों को जो है वो इकट्ठा रखा, क्या वजह है? तो फिर हमें समझ में आता है कि टू नेशन थ्योरी को शायद प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी। खैर, इसके ऊपर अगर आपको मुनासिब वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा। सर सैयद अहमद खान की ये टू नेशन थ्योरी जो है वो बाद में चल के ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की बुनियाद था। सर सैयद अहमद खान जो है इनका ताल्लुक जो है एक ऐसे खानदान से था जो मुगलिया सल्तनत के अंदर रचे बसे थे। मानो ब्यूरोक्रेसी की तरह वो सारे के सारे बादशाहों से वाबस्ता थे। ये सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने बैक वक्त जो है वो कुरान को भी पढ़ा और साइंस को भी पढ़ा। यही वजह है कि दोनों चीजों को पढ़ने के बाद आप इनकी जितनी भी चीजों को देखोगे वो मिक्सचर होगा इन दोनों का, एक ऐसी चीज जिसमें इन दोनों को मिलाया जाएगा। कहा जाता है कि इन्होंने LLB की डिग्री जो है वो कंप्लीट की। LLB इन्होंने कंप्लीट की, जिसे हम लीगम डॉक्टर कहते हैं। सो लीगम डॉक्टर जो है वो हम इन्हें कहते हैं। लीगल डॉक्टर की बात कर लें तो एक ऐसे डॉक्टर को कहा जाता है जो कि टीचर होता है लॉज का, जो कि लॉज सिखाता है, लॉज दूसरों को बताता है। सो हमें जो है ये जो डबल एल है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो हैं जो इन लॉज को जो दूसरों को सिखाते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टीचर ऑफ लॉज के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें LLB था और ये इन्होंने ईडनबर्ग यूनिवर्सिटी से 1899 में किया था। सर सैयद अहमद खान के बारे में
باقی ڈیٹیلز پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ 1889 میں یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کی اس ڈگری نے سر سید احمد خان کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ سر سید احمد خان کے سارے خیالات بدل گئے، اور وہ چیزیں جو سر سید اس سے پہلے کبھی نہیں سوچتے تھے یا جس ڈائمینشن میں نہیں سوچتے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں پتہ چلی۔ سر سید کے بارے میں کچھ فیکٹ بیس باتیں ذرا جلدی سے کر لیتے ہیں۔ میں نے بتایا 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوتے ہیں، لیکن دہلی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دہلی تب کا دہلی ہے جب مغلیہ سلطنت ہوتے تھے، مغلوں کا انڈیا چلا کرتا تھا۔ سر سید احمد خان کی ٹوٹل جو ایج تھی وہ 80 ایئرس تھی، 80 سال کی عمر میں سر سید احمد خان دنیا سے چلے گئے۔ سر سید احمد خان نے ویسے تو کافی کام کیے، لیکن ان کی ایک دا محمدن کمنٹری آن دا ہولی قرآن یا قرآن پاک کی تفسیر جو ہے، مان لیجیے تفسیر آف ہولی قرآن کو سب سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں رکوں گا کچھ سیکنڈز کے لیے، ان پوائنٹس کو ایک دفعہ دیکھ لیجیے۔ کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے ذہن میں باقی ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو پوچھا جا سکتا۔ سر سید کے بارے میں جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، یہ ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم یہ ان کو نہیں سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی سر سید کے بارے میں ہر پیپر میں کم از کم 4 سے 5 سوال میکسیمم، اور منیمم جو ہے وہ 2 سے 3 کوشچن لازمی آتے ہیں۔ سر کے بارے میں یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ نئی ڈیٹیلز، بلکہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم مینشن کرنے جا رہے ہیں، صحیح کرنے تو جی سر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اوکے جی، وی ہیو سم کوشچنز۔ اوکے، نو کوشچن، گریٹ۔ سو جی، تفسیر آف ہولی قرآن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سر سے کے ساتھ رہا تھا، تو سید محمود نے سر سید احمد خان کو ہر جگہ سپورٹ کیا۔ اوکے، is there any distortion؟ اوکے، ڈسٹورشن کا سامنا کرنا پڑا۔ اوکے، نو کلیئر، ابھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نو وائس۔ اچھا، آواز اب آنی چاہیے، اب تو کلیئر ہونی چاہیے، کیا ابھی بھی ایشو آ رہا ہے؟ اب ٹھیک ہے، اوکے جی۔ سو سر سید احمد خان کے بارے میں ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج غیر یقینی طور پر کچھ انٹرنیٹ کا ہمیں مسئلہ ہے، اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، گیو می سم سیکنڈز جی، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پلیز۔
ओके जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान के बारे में चीज़ें जो हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनको जिन्होंने सपोर्ट किया था इनकी जर्नी में, वो इनके बेटे थे और उनका नाम जो है वो सैयद महमूद था। सैयद महमूद जो हैं, ऐसा नहीं था कि सैयद महमूद जो हैं वो कोई आम इंसान थे। उन्होंने भी ठीक-ठाक पढ़ा था, सारी की सारी अपनी लाइफ़ को स्पेंड किया था, मूव ऑन मूव ऑन किया था अपनी डायरेक्शन में, और उसके बाद ही जो है वो सर सैयद को जो है वो सपोर्ट करने के काबिल हुए थे। कहानी में असल ट्विस्ट आता है 1838 में। 1838 में ऐसा होता है कि सर सैयद अहमद खान जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक सर्विस में एंटर हो जाते हैं, और वो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस जो है वो। ईस्ट इंडिया कंपनी ये वही कंपनी है जो बाद में आके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीलियाँ लाती है कि जिसका हम इमेजिन भी नहीं करता। पहली दफ़ा इसमें आते हैं, और अब की दफ़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ब्यूरोक्रेसी की रिस्पेक्ट करते हुए सर सैयद अहमद खान को भेजते हैं एक मुहाज पे जज के तौर पर। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो इनकी पहली पोस्टिंग एक जज के तौर पर होती है, और ये जज होते हैं एक छोटे से इलाके का। 1867 में बतौर जज जो है वो इन्हें पोस्ट किया जाता है, लेकिन 1838 में जो है वो ये ज्वाइन करते हैं। 1867 में इनको एज अ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, जहां से 1876 में ये कुछ डेट्स के मुतालिक जो है वो इनका एक पोर्टफोलियो है जिसे आपका समझना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा सर सैयद ने म्यूचनी के अंदर जो इंडियन म्यूचनी हुई थी 1857, बगावत हुई थी। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बात करना चाहूँगा इंडियन म्यूचुअल की, क्योंकि हर पेपर में आपके पास इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन म्यूचुअल ऑफ 1857 के बारे में हम जानते हैं कि जब हम म्यूचुअल की बात करते हैं, बगावत की बात करते हैं, तो ये रिबेलियन के तौर पर जानी जाती है। एक ऐसी रिबेलियन जो इसका आगाज शुरू होता है 10 मई से, 10th मई 1857 से। ये रिबेलियन बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है मुसलमानों को ख़ास तौर पर। ये रिबेलियन 10 मई 1857 से शुरू हो जाती है बगावत, लेकिन बगावतों का सिलसिला चलता चला जाता है, और 1 नवंबर 1858 तक ये चलती है। इसके नतीजे के तौर पर क्या होता है कि मुसलमान और जो रही सही कसर बाकी होती है आपस में, मुसलमान और ब्रिटिश के दरमियान वो चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। तो इसके बारे में ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें कभी ना भूलिएगा। सर सैयद ने इस म्यूचनी में, क्योंकि सर सैयद मुसलमान थे लेकिन फिर भी सर सैयद ब्रिटिश राज को सपोर्ट किया करते थे, जो आज की ब्यूरोक्रेसी भी करती है और जो शायद हर आने वाली ब्यूरोक्रेसी करती रहेगी। ब्रिटिश राज को सपोर्ट किया। ब्रिटिश राज को जब इन्होंने सपोर्ट किया तो कहा जाता है कि इन्होंने इनका फोकस मुसलमानों से ज्यादा यूरोपियन लाइव्स को सेव करने पर था, यानी मान लीजिए अपने आकाओं की जिंदगियों को महफूज बनाना मकसद था। सर सैयद अहमद खान इन रिबेलियंस के बारे में एक किताब लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं। रिबेलियन के बारे में एक किताब लिखते हैं सर सैयद अहमद खान, और वो है द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब। बहुत सी इंटरव्यूज में इसके बारे में बात की जाती है, और अगर आप समझते हैं कि आप कंपेटिटिव एग्जाम्स में कहीं दूर तक जाना चाहते हैं, तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए कि द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी को स्किप ना कीजिएगा। तो सैयद अहमद खान की इस किताब के अंदर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी जो आपके लिए नहीं होंगी। सो ये बेसिकली एक क्रिटिक है, एक ऐसी तनकीद है जिसमें बताया गया कि मुसलमान अकेले ही मुजरिम नहीं है। ये जो कुछ हुआ इसमें ब्रिटिश भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और ना सिर्फ ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है, ये भी बताया गया कि
रिवॉल्ट के ऊपर मुसलमानों को उकसाने वाली जो पॉलिसीज थी वो ब्रिटिश की थी। सर सैयद में एक रास्ता इस्तेमाल करने की कोशिश की, मुसलमानों के लिए नहीं, ब्रिटिश के लिए, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो शायद दोबारा से सर सैयद को क्रिएट करने का मकसद, सर सैयद को जो एजेंडा देने का मकसद, वो ब्रिटिश का मकसद ये था कि मुसलमानों को बिल्कुल सेपरेट किया जाए। हम आगे चलेंगे, हम जो बात मैं अभी कर रहा हूँ उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए काफी आर्गुमेंट आपके सामने आते हैं। तो सर सैयद ने ये देखा कि अगर मुस्लिम जो हैं वो इसी तरह से रहते हैं तो ब्रिटिश के साथ उनका ताल्लुक जो है वो खराब रहता है, तो दोनों को नुकसान होगा, ब्रिटिश को भी नुकसान होगा और मुस्लिम को भी नुकसान होगा। तो सबसे पहले मुसलमान जो हैं वो जहाद और अपने मजहब की जो चीजें उन्हें जिन्हें हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं या पुरानी चीजों के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली करामत थे, सर सैयद अहमद खान ने एक लुक चेंज करने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ विदाउट एनी रीजन है, उन्होंने जितनी भी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई वो वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशनल सिस्टम था, वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो, मान लीजिए आज के टेन्योर में वो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन मकसद सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करना नहीं था, मकसद ब्रिटिश को भी सपोर्ट करना था, ताकि ब्रिटिश जो हैं उनके लिए आसान हो जाए। एक ऐसी राय जिनको सिखाया जाता है कि आपने अपने आकाओं का, ब्रिटिश लोगों का एहतराम करना है। अगर आपको जो है याद हो तो जब ब्रिटिश यहाँ पे होते थे तो इंडियंस के लिए जो है वो रूल्स का मैनुअल हुआ करता था बकायदा, यानी उन्होंने द इंडियन आर्म्स एक्ट मैनुअल होता था, रूल्स का मैनुअल होता था, इवन एक किताब थी एटिकेट्स फॉर द ब्रिटिश फॉर द इंडियन पीपल्स। सो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि चला करती थी। खैर, सर सैयद अहमद खान पे वापस आते हैं, ये अपनी जर्नी पे चलते हैं। 1859 साल 1859 में सर सैयद अहमद खान जो हैं वो एक स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम गुलशन स्कूल होता है, गुलशन स्कूल होता है। ये स्कूल जो सर सैयद इस्टेब्लिश करते हैं ये मुरादाबाद के अंदर करते हैं। मुरादाबाद की बात कर ली जाए, मुरादाबाद कहाँ है? एक सिटी है, एक एक सिटी है जो कि इंडियन उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर वाक़या है। जी हाँ, ये यूपी वही यूपी है जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मुरादाबाद के करीब एक दरिया है, एक रिवर है, और इस रिवर का नाम जो है वो राम गंगा है। इम्पोर्टेंट है, काफी दफा पूछा जा चुका है, राम गंगा है। और ये ये जो स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था ये न्यू दिल्ली से कोई तकरीबन 167 किलोमीटर के फासले पर था। सो पहला स्कूल मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद के बाद दूसरा स्कूल सन 1863 1863 में सर सैयद अहमद खान एक और स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं। अब की दफा स्कूल का नाम विक्टोरिया स्कूल है। तो विक्टोरिया स्कूल को बुलाया जाता है और अब की दफा ये स्कूल गाजीपुर के अंदर जो है वो कायम किया जाता है। मुरादाबाद के बाद गाजीपुर में दूसरा स्कूल होता है। गाजीपुर भी वही रियासत उसी स्टेट के अंदर यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर वाक़या है, और ये गाजीपुर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो गाजीपुर के बारे में याद रखिएगा कि गाजीपुर जिस डिवीजन में फॉल करता था उसका नाम जो है वो वाराणसी, VARNASI, वाराणसी डिवीजन था। ये उत्तर प्रदेश की बड़ी फेमस डिवीजन है। सो यहाँ पे दूसरा स्कूल बनाया जाता है। अब की दफा मुसलमानों के लिए एक सोसाइटी बनाने का फैसला किया गया। मैं यहाँ पे DHA सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, साइंटिफिक सोसाइटी। मानो ये सोसाइटी करेगी क्या, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाने का प्लान दिया गया जिसको 1863 यानी उसी साल जिस साल विक्टोरिया स्कूल को बनाया गया उसी साल एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसके बाद 1875 के अंदर, साल 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कायम की जाती है जिसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। तो मोहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज बनाया जाता है 1875 में। इसका नाम मदरसतुल उलूम मुसलमान हिंद था। आगाज में प्राइमरी स्कूल था, बाद में कॉलेज बना और बाद में इसके ऊपर जो है वो मूव ऑन करते चले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में याद रखिएगा कि इसने तब काम करना शुरू किया था जब क्वीन विक्टोरिया की 56 जो है वो बर्थडे थे। क्वीन विक्टोरिया से बताया गया कि आपकी 56 बर्थडे के ऊपर जो है वो एक स्कूल कायम किया जाएगा इंडिया में, और उन्होंने इस चीज की इजाजत दी। ये इंसिडेंट 24 मई 1875 का है। सो इस तरह से एक और स्कूल। अभी तक आपने देखा कि जितनी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, बैकएंड पे हमें कहीं ना कहीं पे वो रूल नजर आता है, ब्रिटिश का रूल नजर आता है कि वो इसके अंदर शामिल है। भले आप तलीमी इदारों के नाम देख लीजिए, भले आप क्वीन विक्टोरियन के साथ जो है वो एसोसिएशन देख लीजिए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बना, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने पूरी कोशिश की कि मुसलमानों को सारी वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें जिनसे ब्रिटिश के दरमियान और उनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। तो सर सैयद अहमद खान अब की दफा एक और चीज पे काम करना शुरू हो गया, और वो था लिंगुआ फ्रैंका के ऊपर। लिंगुआ फ्रैंका जो है, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली फ्रेंच जुबान से लिया गया एक वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है लिंगुआ फ्रैंका, जिसके लफ्जी मतलब ये होते हैं ब्रिज लैंग्वेज, कॉमन नॉलेज के तौर पर या कॉमन लैंग्वेज के तौर पर ये जानी जाती है। लिंगुआ फ्रैंका जिसका मतलब ये भी है कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो एक ट्रेड लैंग्वेज है, एक ऐसी जुबान है जो हम वहां पे वक्ती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाद में इसको इस मफहूम में लिया जाता है कि एक ऐसी जुबान जो पूरी दुनिया में समझी जाती है वो लिंगुआ फ्रैंका है और उसको इंग्लिश समझा जाता है। सर सैयद ने ये बताया कि उर्दू को कम से कम इंडियन मुस्लिम जो हैं उनको चाहिए कि उर्दू को लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर ले। अब की दफा सर सैयद अहमद खान जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो चुके थे इंडियन कॉन्फ्रेंस को, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ऐसा नहीं कि सर सैयद अहमद खान पाकिस्तान चाहते नहीं थे, लेकिन एक बात सच है कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आबाद, और सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कई फ्रंट्स पे रोका और उसके पीछे डिक्टेशन मौजूद थे। लेकिन बहरकैफ सर सैयद की जो लेगेसी थी वो मुसलमानों के लिए एक फायदा मंद लेगेसी थी, मुसलमानों को उससे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सर सैयद ने सरासर मुसलमानों के लिए काम किया, ऐसा हरगिज नहीं था। सर सैयद ने पैरेलल बेसिस पे कोशिश की कि मुझे ब्रिटिश को भी सपोर्ट करना है, और यही वजह है कि सर सैयद ने इंडियन मुस्लिम्स को कोशिश की कि वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। अब की दफा हमें अल्लामा इकबाल जो हैं उनको एक एक पेज पे लेके आते हैं, उसके साथ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और इन लोगों को लेके आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें मुसलमानों के लिए कोई रैशनल काम करना है, रैशनल काम करना है, अकली चीजों पे काम करना है। सो सर सैयद अहमद खान जो हैं एक यूनिवर्सिटी भी बनाते हैं, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 23। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में चूंकि क्वेश्चंस आपको अक्सर आ जाते हैं, मैं ये भी बताता चलूं कि आजकल इसको AMU के नाम से जाना जाता है। जो लोग UPSC यानी कि इंडिया के मुकाबले के इम्तहानात में बैठते हैं और अगर वो AMU से पढ़े हों तो उनके लिए इंटरव्यू काफी टफ हो जाता है। सर सैयद अहमद खान ये वही यूनिवर्सिटी है जो कि पहले ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बना था, जिसको 1875 में ओरिएंटल कॉलेज था और बाद में जो है वो 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। इसके आजकल 3 कैंपसेस हैं, अगर कभी कोई इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा, केरला के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है और बिहार के अंदर। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है।
सर सैयद के बारे में ये वो तमाम चीजें हैं, समझना जरूरी था। अब हम सर सैयद की उन बातों को डिस्कस करते हैं जो पीपीएससी ने या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इससे पहले पेपर्स के अंदर पूछनी है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे रुकूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई पॉइंट जो है वो पूछना चाहें तो वो पूछा जा सकता है। अदरवाइज मैं खामोशी को, साइलेंस से ये एज्यूम करूंगा कि तमाम पॉइंट्स क्लियर हैं और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्लियर? 15 पॉइंट बता दें। मुस्लिम प्लस ब्रिटिश जो थे, मुसलमानों को वो चाहते थे तो ब्रिटिश से मिल जाए, ताकि ऑर्थोडॉक्सिकल किस्म की जो ट्रेडिशंस हैं वो खत्म हो जाए। ये पॉइंट नंबर 15 है। पॉइंट नंबर 9, 80 ईयर्स इनकी टोटल लाइफ थे। ओके, आई एम श्योर कि मैंने आंसर दे दिया। 1838 में जो है ये इन्होंने ज्वाइन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जज जो है ये बनते हैं 1867 में। 1876 में ये रिटायर हो जाते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। जी, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है आजकल। आई थिंक ये पहले पूछा गया सवाल था। सो जी, सर सैयद के बारे में मजीद बातें जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। हम ये तमाम चीजें अरेज करते हैं स्क्रीन से और आगे दोबारा से इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सर सैयद अहमद खान जो है वो वापस आ गए। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी आपको आपने आपकी नोटिस से गुजरी हैं, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं होंगी। सर सैयद अहमद खान के बारे में जब हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि सर सैयद ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे सबसे ज्यादा फोकस किया। वजह ये थी कि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो इसी में। मैंने बताया था पहला पीपीएससी का क्वेश्चन, मुझे जरा गाइड कीजिएगा। सर सैयद अहमद खान पैदा कहाँ पे हुए थे? सर सैयद अहमद खान पैदा किस में हुए थे? दिल्ली के अंदर पैदा हुए थे। सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला लिखा था जिसका नाम तबीनुल कलाम था। तबीनुल कलाम था। तबीनुल कलाम के अंदर सर सैयद अहमद खान ने सिमिलरिटीज को मेंशन किया था। सिमिलरिटीज को मेंशन किया था कि मुस्लिम्स के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो कॉमन है, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन है ब्रिटिश के अंदर। यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर और मुसलमानों के अंदर जो चीजें कॉमन थी उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की गई, और उस ताले का नाम पूछा जाता है वो तबीनुल कलाम था। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की तालीम को लेके काफी संजीदा थे, काफी सीरियस थे, और यही वजह है कि एजुकेशनल कंडीशंस जो हैं वो मुस्लिम्स की, इन्होंने बार बार उसके ऊपर जोर दिया। एक और रिसाला भी इन्होंने लिखना शुरू किया जिसका नाम लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया था। क्योंकि ब्रिटिश जो है वो मुसलमानों को और खसूसन यहाँ के जो लोग यहाँ पे रहते थे उनको लॉयल मोहम्मदन्स के नाम से जानते थे। सो सर सैयद अहमद खान ने इसके ऊपर एक मैगजीन लिखा और वो मैगजीन काफी पॉपुलर हुआ। साल 1857 में सर सैयद अहमद खान, चूंकि इन्होंने 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया हुआ था, सो सर सैयद अहमद खान जो है वो बिजनौर के इलाके में काम कर रहे थे। बिजनौर सिटी में पूछा जाता है कि 1857 में ये कहाँ पे काम कर रहे थे, सो ऑलवेज रिमेम्बर कि ये बिजनौर में काम कर रहे थे। सर सैयद अहमद खान के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने 1863 में एक स्कूल बनाया था। उस स्कूल का क्या नाम था जो इन्होंने 1863 में बनाया था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कूल जो 1863 में बना था, उसका क्या नाम था?
اور جو 1859 میں بنایا گیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ 1859 اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام گلشن تھا، یہ اسکول کا نام تھا. اوکے. سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز کیا. کب کیا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز؟ سائنٹیفک سوسائٹی کا آغاز سر سید نے 1863 میں کیا. مان لیجیے سر سید احمد خان جب سائنٹیفک سوسائٹی کو 1863 کے اندر شروع کرتے ہیں تو مقصد ایک تھا کہ انگلش سے وہ تمام کی تمام چیزیں اردو میں ٹرانسلیٹ کی جائیں جو کہ برٹش لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. سر سید احمد خان سائنٹیفک سوسائٹی میں ایک جرنل لکھا کرتے تھے. 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی نے ایک ایسا کام پبلش کیا جس کو بڑی پاپولرٹی ملی، مان لیجیے بڑی پذیرائی ملی، بہت فیمس ہوا. سائنٹیفک سوسائٹی 1866 میں جس جرنل کی میں بات کر رہا ہوں وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے. گزٹ میں وہ تمام چیزیں پبلش کی جاتی ہیں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہو. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے بارے میں یہ دونوں لینگویجز بیک وقت دو زبانوں میں پبلش کیا جاتا تھا، ایک اردو اور دوسرا انگلش. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ کس لینگویج سے لیا گیا لفظ ہے؟ دیکھیے سر سید احمد خان جو ہیں ان کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، مختلف آرا جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو وہ تمام چیزیں ضرور بتائی جائیں. کہا یہ جاتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں جب ایک ایسے مین تھے جو جنہیں ریناسانس مین بھی کہا جاتا ہے. سر سید احمد خان نے جو ہے کمیونٹی کے لیے مسیحا کے طور پر ثابت ہوئے تھے، لیکن جو انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج یعنی کہ MAO کالج 1870 میں رکھا جو AMU بن گیا، وہ سارے کا سارا مقصد جو ہے وہ سپورٹ کرنا تھا برٹش کو. یہ ایک سیکٹ کا ایک طبقے کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ برٹش کے امپلائی تھے. آپ کبھی بھی اپنے باس کو نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ کو ماننا پڑتا ہے، اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. تو سر سید احمد خان نے بھی بہت مقامات پہ انہیں اپریشیٹ کیا تھا. سر سید احمد خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ جو کانگریس ہے وہ ایک ہندو باڈی ہے اور مسلمانوں کو اسے نہیں جوائن کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اخلاقیات کی تکمیل کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے ایک رسالہ جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا. یہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ اس رسالے کا نام بتائیے جو سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا، تو وہ تہذیب الاخلاق تھا. اس کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا اور انہوں نے جاری کیا. سر سید احمد خان جو ہیں جب یہ سپورٹ کیا کرتے تھے برٹش کو تو انہوں نے انڈین کانگریس سے ایک خاص قسم کا فاصلہ پیدا کر دیا. سر سید احمد خان مسلمانوں کو تو سپورٹ کرتے ہی کرتے تھے، لیکن یہاں بھی یہ بتا دوں ونس اگین کہ MA کالج یا کسی بھی ایسے تعلیمی ادارے کا کبھی کسی مسلم نے افتتاح نہیں کیا تھا. ایون MA کالج بھی جب انیگوریٹ کیا گیا تھا تو لارڈ لٹن نے جو ہے وہ